दृढ़ता का 50 सेंट पाठ। हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोना की खान वाले कांड से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि न का अर्थ न ही हो। एक दोपहर वो अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ देर ही हुए थे कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज घूरते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए जोड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि वो लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वो फिर से चिल्लाए, जाती हो यहाँ से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यह जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए, जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति है। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाई और अंकल के नजरों नजर मिलाते हुए दृढ़ता पूर्वक बोली, वो पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपने जेब में हाथ डालते हुए आधा $1 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वो पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सा नुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति का इतने दृढ़ता पूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे, जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी ने फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्ची के पास ऐसे कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत में पूरी जानकारी है, जिसको ठीक उस बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और यह पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं न कहीं आपको यह पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और जरूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है, या फिर उसके बाद वाले में भी। यह एक अकेले विचार के रूप में भी सकता है, या फिर किसी प्लान या फिर उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है, जब आपने कुछ खोया था,
आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद वो वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्ची ने बेइरादतन उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट की रूप में सफलता किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वो उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में न का अर्थ न नहीं होता है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा न कहा था। उसने याद किया कि वो सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले ही रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सफलता उन्हें मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोना की खान, ये तीनों कहानियां संदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी, कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा, पर इन सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उन असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। इससे पहले कि हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़े, आपको यह सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में यह सोचते हैं कि इतने वर्ष यह कहां पर छुपा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्षों आम जनमानस का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मनस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वो सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मन स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूँ। 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करते हैं,
आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वो सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है? मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वो इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते। हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है। असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी यह पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोगों की मनस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 1000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है, और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूँ जो इस रहस्य को पूर्णतया उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो। यह डिजाइन पेपर पर तो बन गई थी, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने खड़े कर लिए। उन इंजीनियर को मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर यह इंजन नहीं बनाया जा सकता है। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे यह इंजन चाहिए, यह तो असंभव है। एक साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, आप काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने आज्ञा दी, चाहे जितना वक्त लग जाए। अल्पविराम, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ न लग जाए। इंजीनियरों ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर वो पैतरा अपना लिया था पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह कि 1 साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी पर अब संभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियरों ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ठहर जाइए, फिर से काम पर लग जाइए। फोर्ड ने आज्ञा दी, हर हाल में मुझे यह इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया था, क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल है कि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है
जो इस समय बिल गेट्स का फोर्ड ने उस समय ऐसे कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रह गया, अब यह हर किसी की ऑफिस में जरूरत हो गया है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी। 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बलमेर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अब वो पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलर के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की जरूरत बन सकती है। उनका यही निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार प्रति सुधार करते रहे। सबसे खास बात, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है।